तो उस पे अच्छा बेटा, ये इंटरनेट एडिक्शन के हवाले से एक आर्टिकल है 2014 का, मेरा ही लिखा हुआ है, एनालिसिस ऑफ इंटरनेट एडिक्शन अमंगस्ट यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स। ये आपके लेवल पे जो यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरनेट एडिक्शन के हवाले से और उसका यूजेज और उसका एनालिसिस है। तो इसमें बेसिकली एक सर्वे था जिसमें कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चनेयर बना के उनसे पूछा गया था कि आपको इंटरनेट कैसे लगता है, आप यूजेज कैसे उसका करते हैं, कब आपको इंटरनेट यूज़ करना पसंद है, तो उससे आपको खुशी मिलती है नहीं मिलती, लोनलीनेस फील करते हैं नहीं करते, लोगों के साथ कैसे बिहेवियर है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को, 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स से एक सर्वे फिल करवाया था। उस सर्वे की बेस पर फिर ये एक एनालिसिस था। उस एनालिसिस को फिर हमने उसको फाइनल किया और फिर उसके ये कुछ रिजल्ट्स थे जो फाइनलाइज किए, और उसकी बेस के ऊपर फिर कुछ फाइंडिंग्स और इसकी कुछ बताया कि इसकी ये ज़रूरत है। ये जनरल जेनेरिक एक सोशल एस्पेक्ट के हवाले से एक पेपर था। इसमें टेक्निकल कंप्यूटर साइंस के हवाले से टेक्निकलिटी तो नहीं है, लेकिन ये बेसिकली ये हम एथिक्स और ये सोशल एथिक्स और इंटरनेट एथिक्स टेक्नोलॉजी एथिक्स इस तरह की चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए ये हेल्पफुल है। अभी भी आप इसी पेपर को गूगल करेंगे तो आपको सॉरी, तो आपको ये मिल जाएगा आराम से, आसानी से। और ये साइट भी हो चुका है काफ़ी हद तक, 15-20-25 दफ़ा साइट हो चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम देखते हैं। डू द यूज ऑफ इंटरनेट गिव यू प्लेजर, डू यू फील डिससेटिस्फेक्शन व्हेन इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल। ये देखिए कि आज से 2014 में मैंने फील किया था कि इस तरह से होता है, और हमें इसी तरह से फील होता है। इंटरनेट अब नहीं होता तो हमें डिससेटिस्फेक्शन सी फील होती है। तो हम अपने असाइनमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, क्या हम अकेले इंटरनेट यूज़ करना पसंद करते हैं। तो उस वक्त इतने गैजेट्स ये आम नहीं थे जैसे हर किसी के पास मोबाइल है। और तो उस वक्त ज़्यादातर डेस्कटॉप सिस्टम्स और लोग घरों में इंटरनेट कनेक्शन लेते थे, लेकिन फिर भी अकेले यूज़ करना पसंद करते थे। ज़्यादातर लोग इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, चैट रूम्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह यूज़ करते हैं। डेफिनेटली उस वक्त व्हाट्सएप शायद नहीं था, ठीक है। तो इसी तरह से क्या आप अपनी भूख भूल जाते हैं, सोते कम हैं, काम कम करते हैं, तो ये जब इंटरनेट में रूटीन के काम भूल जाते हैं तो रूटीन, सोशल लाइफ, डेली रूटीन की लाइफ आपकी इफेक्ट होती है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। तो और किस तरह की वीडियोस आप या किस तरह की साइट्स आप देखते हैं, तो उसको एनालिसिस करके तो उसके रिजल्ट्स निकाले गए थे। तो इसमें जो इसकी फाइंडिंग्स थी वो ये था कि स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली अपनी उनको खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, वो सोशल एंगेजमेंट्स भूल जाते हैं, वो शादी पे नहीं जाते, कहते नहीं हमने इंटरनेट यूज़ करना है, लोगों से मिलना कम उनका हो जाता है, रूटीन की लाइफ कम हो जाती है, सोशल लाइफ कम हो जाती है, ठीक है। और आप देखें कि अब हम उसके आदी हो चुके हैं कि हम लोग सोशली इंटरेक्शन इतनी नहीं है जितनी हमारे इंटरनेट के साथ है, और अब हमें लगता है कि ये ज़रूरत है ज़िंदगी की। और रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं घर में, उठते बैठते 24 घंटे हर टाइम हम स्टेटस चेक कर रहे होते हैं, हम ईमेल्स देख रहे हैं, हम बाकी चीज़ें देख रहे हैं। तो अब इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो अब जो तो इसको प्रॉपर मैनेज कर लेता है अपनी लाइफ के साथ, फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, तो वो ठीक रहता है। जो मैनेज नहीं कर सकता, एक्सेसिव यूज़ करता है, सिर्फ इसी में लगा रहता है, तो उसको हम एडिक्शन कहते हैं। तो एडिक्शन जो है वो डेफिनेटली नुकसानदेह है। उसमें आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, सोशल प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हो जाते हैं, और आप लोग बाकी दुनिया से कट के रह जाते हैं और असाइनमेंट्स भी कंप्लीट नहीं करते। कुछ लोग, कुछ बच्चे गेम्स खेलने के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देखने के एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग टॉक शो सुनने के एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग डिफरेंट तरह की
कि जो प्रोग्राम्स हैं या जो वहाँ पे कंटेंट है उसको देखने के आदी हो जाते हैं। तो इसमें जो रिजल्ट था वो ये था कि जो मेल स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा एडिक्ट हैं रेदर देन अ फीमेल स्टूडेंट्स। तो मेल स्टूडेंट जो हैं वो बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और रेदर देन फीमेल स्टूडेंट्स। लेकिन आजकल को फ़र्क कम रह गया होगा, ये तो 8-10 साल पुराना पेपर है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी भी, मैं अगर इसका दोबारा सर्वे करें तो मुझे लगता है कि अभी भी रिजल्ट्स ऐसे ही होंगे। हो सकता है कि उलट हो सकता है फीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप, या इक्वल हो गया हो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एडिशनल फाइंडिंग्स जो इसकी थी वो ये थी, ऑन द बेसिस ऑफ करंट एनालिसिस वी हैव कंक्लूडेड some additional findings that क्या है, most of the university students waste their time on internet. Male students are more internet addicts than that of female students. More than 70% students want to make associations and friendships through internet. Only one third of the students want to use internet with their friends. Only a few students use internet for research, reading books, journals and newspapers. ये अभी भी ऐसे ही है, few students ही होंगे जो कि पढ़ने के लिए यूज करते हैं। और लेकिन कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा कि कंटेंट और बाकी चीज़ें मेच्योर हो गई हैं, अब यूसेज इसका बेहतर हो गया, लोग आदी हो गए हैं। जो चीज़ ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए वो मेच्योर होना शुरू हो जाती है, लोग उसके फिर उसको यूज़ करना आ जाता है, लोगों को उसके बेनिफिट्स ढूंढने आ जाते हैं। तो जब नया नया था यूसेज इसका इंटरनेट का, तब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था और ज़्यादा नेगेटिव था। अब उतना नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव होने के साथ साथ पॉजिटिव भी है। अब स्टूडेंट सीखता भी बहुत है इंटरनेट से। ऑलमोस्ट 30% ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरनेट एडिक्ट्स। दे यूज इंटरनेट 40 to 50 hours वीकली। ये उस टाइम का सर्वे था, अब ज़्यादा होगा मेरा ख्याल है। मोर देन 50% स्टूडेंट्स वांट टू यूज इंटरनेट एट नाइट while they are at their home। तो अभी भी ऐसे ही है, रात भी ज़्यादा यूज़ करने की सोचते होंगे आप, वो पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए या अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। मोर देन 50% स्टूडेंट्स यूज़ इंटरनेट लेस देन 8 hours डेली। आजकल ज़्यादा होगा, 8 घंटे से कम यूज़ करते हैं। तो आजकल मुझे हो सकता है ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका यूजेज टोटल सारे का सारा उस पर शिफ्ट हो गया है। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स सफ़र फ्रॉम सीरियस मेंटल, psycho, health, study and social problems. Departments related to science and technologies found more addicts। जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स थे उनमें एडिक्शन ज़्यादा पाई जाती थी, वो ज़्यादा स्टूडेंट उसमें एडिक्टेड थे। ये आर्टिकल है, इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, इससे रेलेवेंट पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है। ये इंटरनेट एडिक्शन से रिलेटेड है डायरेक्टली। इसकी फाइंडिंग्स, इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लीजिएगा, तो आपका काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक, वो स्ट्रेटजीज इन एक्शन, चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है। इसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, रियलिस्टिक एंड अंडरस्टैंडेबल। तो ये प्रोवाइड डायरेक्शन टू रिवीलिंग एक्सपेक्टेशंस, allow synergy, etc. Aid in evaluation, establish priority, reduce, minimize uncertainty, minimize the conflicts, stimulate exertion, aid in allocation of resources, aid in design of jobs। ये हमने किसी का पढ़ा नहीं हुआ, ये स्ट्रेटजीज कंपनी में वाला। सर। जी बेटा, ये कंपनी में। ये लेक्चर हमारा हो गया हुआ है से ना। यस सर, कंपनीज में पढ़ा था शायद। हाँ, ये कंपनीज में उसका ये सब टॉपिक है, उसके अंदर है। तो ये इसको स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजीज, लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर स्मॉल कंपनीज। तो ये स्मॉल और लार्ज कंपनीज के हवाले से ये हम किसी और लेक्चर में भी इसको शॉर्टली डिस्कस कर चुके हैं।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी लार्ज कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट लेवल में CFO चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह होगा। डिवीजन लेवल पर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होगा। फंक्शनल लेवल पर ये फाइनेंस मार्केटिंग और R&D वगैरह इंफॉर्मेटिक्स HR मैनेजर्स वगैरह होंगे। और ऑपरेशनल लेवल पर मैनेजर सेल्स मैनेजर वगैरह होंगे। तो इसी तरह से स्मॉल लेवल में तीन लेवल्स होंगे और लास्ट में ये 4 लेवल्स बने हुए हैं। ये हम कर चुके हैं, इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते। मुझे याद आ गया कि ये हम कर चुके हैं। स्क्रीन शेयर है बेटा या अभी नहीं? ना सर, शेयर नहीं। ये बेटा उसी से रेलेवेंट नेक्स्ट पार्ट उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मैनेजरियल एथिक्स चैप्टर नंबर 5 का। तो सो learning outcomes इसके क्या है? Follow this learning outcomes as you read and study this chapter. What is social responsibility क्या है? तो और इसके अलावा डिस्कस वेदर ऑर्गेनाइजेशंस शुड बी सोशली इन्वॉल्व्ड। और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सोशली इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और कितना होना चाहिए। डिस्क्राइब व्हाट कंक्लूजन कैन बी रीच्ड रिगार्डिंग सोशल इन्वॉल्वमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ग्रीन मैनेजमेंट हम देखेंगे इसमें आउटकम के तौर पर उसकी डेफिनेशन उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। ग्रीन मैनेजमेंट कैसे एवेलुएट की जा सकती है। मैनेजर्स एंड एथिकल बिहेवियर क्या होगा, मैनेजर्स कौन होते हैं, उनका एथिकल बिहेवियर क्या होना चाहिए। ठीक है, इनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर्स। और उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स इश्यूज इन टुडेज वर्ल्ड। आजकल एथिकल इश्यूज क्या हैं और उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भी देखेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज इन टुडेज वर्ल्ड, आजकल के दौर में हम देखेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। सो फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू रिस्पॉन्सिवनेस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑब्लिगेशन क्या है? द ऑब्लिगेशन ऑफ a business to meet its economic and legal responsibility and nothing more. Social responsiveness क्या है? When a firm engages in social actions in response to some popular social need. और social responsibility क्या है? Business's intention beyond its legal and economic obligations to do the right things and act in ways that are good for society. तो जो सोसाइटी के लिए बेहतर है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस और राइट थिंग्स बेहतर क्या है, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ ऑर्गेनाइजेशंस गो ग्रीन, लीगल और लाइट ग्रीन अप्रोच क्या है? फर्म्स सिंपली डू व्हाट इज लीगली रिक्वायर्ड बाय ओबेइंग लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस willingly and without लीगल चैलेंज। तो रूल्स रेगुलेशंस क्या है, लीगलिटी क्या है, उनको फॉलो करना। तो ये बेसिकली लीगल अप्रोच है। मार्केट अप्रोच क्या है कि फर्म्स रिस्पॉन्ड टू द preferences of their customers for environmentally friendly products। और कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, ठीक है, उनको देखें। स्टेक होल्डर अप्रोच क्या है कि फर्म्स वर्क टू मीट द एनवायरमेंटल डिमांड्स ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयर्स, सप्लायर्स एंड कम्युनिटी। तो जो स्टेक होल्डर्स या लोगों की, सप्लायर्स की जो डिमांड है उसको देखा जाए। एक्टिविस्ट अप्रोच क्या है कि फर्म्स लुक फॉर वेज टू रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व एनवायरनमेंट एंड बी एक्टिवली सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो ये बेसिकली सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें ज़्यादा है वो होना चाहिए। ग्रीन अप्रोच की वही उसी तरह से उसका फ्लो डायग्राम है। लो टू हाई क्या है, एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी। लो लीगल अप्रोच लाइट ग्रीन जो है, फिर मार्केट अप्रोच, स्टेक होल्डर अप्रोच एंड एक्टिविस्ट अप्रोच। फिर डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन टू डार्क ग्रीन, लो टू हाई। Evaluating the greening of management. Organizations become greener by using the sustainability reporting guidelines to document green actions, adopting ISO 14000 standards for environmental management, being named as one of the 100 most sustainable corporation in the world. Managerial ethics क्या है कि ethics defined principles, values, and beliefs that define what is right and what is wrong behavior। तो ये factors that determine ethical and unethical behavior चंद factor हैं जो define करते हैं कि ethical और unethical behavior है क्या। तो ethical dilemma, stage of more development, structural variables, ये individual characteristics, और फिर issue intensity, ये मॉडरेटर्स हैं। एथिकल अनएथिकल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी मैटर करेगा। स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैटर करेगा। तो जैसे आप सुपीरियर में पढ़ते हैं तो सुपीरियर का कल्चर, उसके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, उसका एथिकल अनएथिकल बिहेवियर, उसकी इंटेंसिटी, हर किसी का इंडिविजुअल कैरेक्टर, ये सारा कुछ जो है वो मैटर कर रहा होता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट एम्प्लॉय एथिक्स, तो एम्प्लॉय के एथिक्स के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें a measure of independence from outside influences, or a stage of moral development interacts with individual characteristics, organization structure, design, culture, उसके ethical issues के ऊपर जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो एम्प्लॉय के एथिक्स के ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप करें उसका कल्चर, ठीक है, उसके प्रिंसिपल, उसका कन्वेंशन लेवल, प्री कन्वेंशन लेवल, उसकी उसके के हर किसी के इंडिविजुअल के जो भी हैं और वहाँ का कल्चर, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, आदत हैं, वो अफेक्ट कर रही होती हैं एम्प्लॉय के ऊपर। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इसमें प्रिंसिपल, कन्वेंशनल एंड प्री कन्वेंशनल स्टेजेस हैं। तो इसमें प्री कन्वेंशनल में sticking of rules to avoid physically punishment, following rules only when doing so is in your immediate interest। और कन्वेंशनल में क्या है, लिविंग अप टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय पीपल क्लोज टू यू, और maintaining conventional order by fulfilling obligations to which you have agreed। और principled में क्या है, valuing rights of others and upholding absolute values and rights regardless of the majority's opinion। Following self-chosen ethical
principles even if they violate the laws. Factors that affect एम्प्लॉय एथिक्स, वही टॉपिक है। मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर भी डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट है। तो इसकी रिसर्च कंक्लूजन क्या है? पीपल प्रोसीड थ्रू द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट सिक्वेंशली, सीक्वेंस वाइज वो एथिकल वैल्यूज सीखते हैं या उस प्रोसीजर से गुजरते हैं। देयर इज नो गारंटी ऑफ कंटिन्यूड मॉरल डेवलपमेंट। मोस्ट एडल्ट्स आर इन स्टेज 4 गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। कोई गारंटी नहीं है कि कोई एथिक्स ज़्यादा सीख जाए या कम सीख जाए। इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स क्या है? वैल्यूज़, व्हाट इज़ राइट रॉन्ग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी क्या है, इंटरनल लोकस क्या है, ठीक है, द बिलीफ दैट यू कंट्रोल योर डेस्टिनी। एक्सटर्नल लोकस क्या है? द बिलीफ दैट व्हाट हैपन्स टू यू इज ड्यू टू लक या चांस। स्ट्रक्चरल भी वेरिएबल्स क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसकी वेरिएबल, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, रिवॉर्ड एलोकेशन, बिहेवियर, एथिक्स, ठीक है, या मैनेजर्स या बॉस उनका एटीट्यूड, ये भी इफेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जिसमें वैल्यूज बेस्ड मैनेजमेंट हो, द पर्पस ऑफ शेयर्ड वैल्यूज, guiding managerial decisions, shaping employee behavior, influencing the direction of marketing efforts, building team spirit। जैसे कि हमारा हम स्पिरिट की एग्जांपल दें तो जैसे ये लीड द लीडर था, अभी 3-1M प्रोग्राम है, तो एक्चुअली ये स्टूडेंट बिल्डिंग में कुछ वैल्यूज ऐड करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं या डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता जाता है। The bottom line on shared corporate values, an organization's values are reflected in the decisions and actions of its employees। बिल्कुल जो ऑर्गेनाइजेशन के की वैल्यूज़ हैं और उनकी जो डिसीजंस हैं वो वहाँ पे काम करने वालों के एक्शन से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जैसे हम फिर वैसी बात करते हैं, हम 3-1M की बात करते हैं ना, तो हमारे एक्शन, हमारी एक्टिविटी उसी तरह से शो होती है। इंटेंसिटी ऑफ द एथिकल इश्यूज, ये एथिकल इश्यूज की इंटेंसिटी क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ इशू इंटेंसिटी, तो इसमें कंसेंसस ऑफ रॉन्ग, ग्रेटनेस ऑफ हार्म, कंसंट्रेशन ऑफ इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी ऑफ विक्टिम्स, इशू इंटेंसिटी, immediacy of consequences, probability of harm। Ethics in an international context। International context में ethics क्या है? Ethical standards are not universal. Social and cultural differences determine acceptable behaviors. Foreign Corrupt Practices Act क्या है? Makes it illegal to corrupt a foreign official, yet token payments to officials are permissible when doing so is an accepted practice in that country। तो the global compact एथिकल स्टैंडर्ड जो है ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, ये सोशली जहाँ पे आप रहते हैं, जिस कल्चर में आप रहते हैं, तो जिस तरह के लोगों का बिहेवियर है वहाँ पे डिफाइन होते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी जगह पर अगर पैसे देकर काम कराना चाहिए जाए तो आपके यहाँ भी जाए। द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इनके यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स क्या है? ह्यूमन राइट्स का वो देखते हैं, लेबर स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, इन्वायरमेंट को देखते हैं, ठीक है। हाउ मैनेजर्स कैन इम्प्रूव एथिकल बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? मैनेजर्स जो हैं वो एम्प्लॉय मैनेजर्स कैन एथिकल बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जो मैनेजर्स हैं? हायर इंडिविजुअल्स विद हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स, एस्टेब्लिश कोड्स ऑफ एथिक्स एंड डिसीजन रूल्स, लीड द एग्जांपल, set realistic job goals and include ethics in performance appraisals, provide ethics training, conduct independent social audits, provide support for individuals facing ethical dilemmas। कोड ऑफ एथिक्स डिफाइन किया जाता है कि क्लस्टर 1 में एक्सक्यूज मी ये है। सर, जी बेटा। सर 45 पे वाइवा स्टार्ट हो जाना नेक्स्ट लेक्चर में, जी अभी बस मैं 42 हो गए हैं। 42 हो गए, 2 मिनट में मैं वाइंड अप करता हूँ। ओके सर। Be a dependable organizational citizen, be a good customer, do not do anything unlawful or improper that will harm the organization।
इफेक्टिव यूज ऑफ ए कोड ऑफ एथिक्स, जो कोड ऑफ एथिक्स डिफाइन किया होता है उसको इफेक्टिवली यूज भी करना होता है, उसकी रेगुलरिटी, लोगों को बेनिफिट्स देने होते हैं, ठीक है, देखना होता है कि लोग कैसे खुश हैं। तो ये 12 क्वेश्चन अप्रोच है, ये 12 क्वेश्चन है जिसमें हम एथिक्स के वाले से और उस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के वाले से देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ एथिक्स ट्रेनिंग, एथिक्स के वाले से जो ट्रेनिंग है वो देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो उनके एथिकल वैल्यूज जो है वो इम्प्रूव हो सकें, उनको बताया जाए कि ये स्टैंडर्ड है, दुनिया में ये चल रहा है, और उनको बेनिफिट्स भी दिए जाएं, उनको कुछ कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाएं सैलरी में, कुछ कुछ उनको शाबाश भी दी जाए, ठीक है। बीइंग एन एथिकल लीडर, आपको एथिकल, एज ए एथिकल लीडर जो है वो खुद ऑनेस्ट होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, ठीक है, मैनिपुलेट ना करें, जो गलती हो जाए उसको आप माने, रेगुलरिटी, और एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली जो है उनकी पर्सनल वैल्यूज़ को देखें, टीम को साथ लेकर चलें। मैनेजिंग एथिकल लैप्सेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल लैप्सेस अगर आ जाएं तो उसको मैनेज करें, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे परहेज करें। एथिकल लीडरशिप को प्रोवाइड एथिकल लीडरशिप, तो प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज हु रेज एथिकल इश्यूज, ठीक है, और अवेयरनेस ऑफ सोशल इश्यूज, इस सोशल इश्यूज की अवेयरनेस भी होनी चाहिए, सोशल एंटरप्रेन्योर आपके पास हों, ठीक है, जो बताएं कि किस तरह से सोशली इंटरेक्ट, उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, एथिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, और इनको बेहतर कैसे किया जा सकता है। बिजनेस प्रमोटिंग पॉजिटिव सोशल चेंज, तो कॉरपोरेट philanthropy philanthropy campaigns, donations, funding, own fundings, etc. तो आप किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, फंडिंग वगैरह जो है वो अपनी ओन ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कर सकते हैं, या अपने कॉलेज को अगर आपने प्रमोट करना है तो आप उसके नाम का बाहर फंड कर सकते हैं। एम्प्लॉय वॉलंटियरिंग एफर्ट्स, हम खुद से सेल्फली एक स्टेप लें और लोगों की हेल्प करें, और एथिक्स, टीम वॉलंटियरिंग, टीम बना लें, इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं। टर्म्स टू नो, ये सोशल, इकोनॉमिकल, सोशल स्क्रीनिंग, ग्रीन, विसल ब्लोइंग, सोशल एंटरप्रेन्योर, कोड ऑफ एथिक्स, एटसेट्रा, ठीक है, ईगो, स्ट्रेंथ, वैल्यूज, एथिक्स, ये इसके कुछ कीवर्ड्स थे इस लेक्चर के। तो ये इम्पोर्टेंट लेक्चर था, और थोड़ा सा स्पीड से हम चले, लेकिन ये कि इसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है बेटा, तो इसको अ, देख लीजिएगा, आप इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी।